नमस्कार। शिखर तक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। शिखर तक यानी कि एक ऐसा धारावाहिक जिसके ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्तियों से जो कभी आपकी और हमारी तरह आम आदमी थे। क्या किसी शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम सोने चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हों या हमारे पिता बहुत अमीर हों, राजा महाराजा हों? शायद ऐसा नहीं है। हमारी आज की जो हस्ती हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक बहुत ही आम आदमी से शिखर तक पहुँचे। एक ऐसा सफ़रनामा शिखर तक का जो कि शायद सपनों के राजकुमारों जैसा ही होता है। आज की युवा पीढ़ी शायद कई बार ये सपने बनाती है कि सपनों के राजकुमार की तरीके से उसके पास बड़ी गाड़ी हो, महल ऐसा घर हो और लोग जहाँ जाएं उनको पूछें, लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है? शायद ये सब सच करके दिखाया है एक ऐसे शख्स ने जिनका नाम है सुब्रत राय सहारा। आइए बात करते हैं सुब्रत राय सहारा से। नमस्कार। आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ का है और कहाँ आपकी पैदाइश हुई? मैं पैदा हुआ बिहार में, एक छोटा सा जगह है अरेरिया, वो मेरा ननिहाल भी है, तो वहीं पैदा हुआ मैं। पिताजी क्या करते थे आपके? वो शुगर इंडस्ट्री में इंजीनियर थे। कैसा बचपन था आपका? कुछ शरारती थे आप या बड़े गंभीर प्रकृति के थे? ये तो होता ही है। बचपन में आपका शुरुआती जो आपकी शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ पर हुई? शुरुआती तो कैलकाटा से हुई। अच्छा। 1 साल मैं पढ़ा था वहाँ पर। उसके बाद मैं बिहार में आया तो पिताजी ने कुछ प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ा के 5-6 क्लास पार करा के सीधे 8th में एडमिशन हुआ मेरा। तो इसीलिए मैं हाई स्कूल भी बहुत जल्दी कर लिया था, कम उम्र में ही। तो हाई स्कूल तक मैं बिहार में ही था। तब तक वही आम चल रहा था कि शरारत करना और खेल कूद ज़्यादा। खेल कूद कुछ ज़्यादा, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम। कभी कोई ऐसा मौका है कि जब आपकी कुछ जम के पिटाई लगी हो? हुई ना। कब हुआ ऐसा? बहुत बार हुई, पिताजी की पिटाई बहुत खाई। ऐसा कोई एक किस्सा याद है आपको? ज़्यादातर समय वो पढ़ाई लिखाई को लेके हो जाता था, या बहुत से समय में मैं दोस्तों यारों के साथ बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाता था। मैं एक बात याद आती है, वो हमेशा कहते थे कपड़ों में लोहा पत्थर वगैरह वगैरह मत डाल के चलो, और मैं लादे रहता था अपने कपड़ों में, पैंट में, कोट में। वो गोलियां पड़ी हुई हैं तो वो तरह तरह के हाँ, कंचे वंचे सब पड़े रहते थे, तो वो फटते भी थे। मुझे याद है एक बार बहुत नाराज़ हो गए, कई बार टोक चुके थे, तो बहुत नाराज़ हो, बड़ी पिटाई हुई। तो पिटाई उनसे बहुत होती थी क्योंकि वो सख्त भी थे। अच्छा, बचपन में आप जैसे अगर कभी अपने पिताजी के साथ बैठते थे तो किस तरीके की बातें वो आपसे समझाया करते थे, बताया करते थे? तरीके की मेरे पिताजी आगे चल के जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता गया, मैंने उन्हें बेहद सुंदर एक दोस्त के रूप में भी पाया, एक बुजुर्ग दोस्त के रूप में पाया, जिसका मुझे बहुत लाभ हुआ। वो हर प्रकार की विषय पे चर्चा करते थे और तमाम तरीके की दिशा को देने की कोशिश करते थे। शायद उन वर्षों में मैं उन बातों को उतना तवज्जो नहीं दे पाया था जो आज मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, जो मेरे जहन में बैठा हुआ है। मुझे आज बहुत मदद करता है वो बातें। क्या आपका बचपन इतना संपन्न बचपन था कि आपने कभी ये सोचा था कि इतना सारा ऐश्वर्य, ये सारी संपन्नता आप एक दिन पाएंगे, या ये सब चीज़ें एक सपना थी बचपन में? एक हद तक की संपन्नता तो उस समय भी थी मेरे साथ, क्योंकि मेरे पिताजी एक अच्छे कार्य में थे, एक अच्छी जीवन मुझे भी मिला था। मगर हाँ, ये संपन्नता को मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ। सच पूछो तो मैं कभी उस समय सोचता भी नहीं था, और कभी ऐसा भी नहीं कि मैं उस चाहत में बहुत ज़्यादा मैं मशगूल रहा हूँ या बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, तो कभी सोचा भी नहीं। जो आता गया अच्छा लगा, लेता गया, पाता गया। सबसे पहला काम आपने अपने जीवन में क्या किया था जिससे आपको कुछ पैसे मिले हों? सबसे पहले मुझे याद है वो दिन, ट्रक को लेकर कुछ बोरे को ढुलवाया था। आपने खुद? मैंने खुद। तो वो ढुलवाया था, तो मुझे अभी तक याद है, पहले दिन की कमाई 27 रुपये की थी। मैं बहुत खुश था। वो खुशी को मैं सही माने में समझा नहीं पाऊंगा। जब वो 27 रुपये आपके हाथ में आए, सबसे पहला काम क्या किया आपने? मैं उस शहर में तो पिताजी नहीं रहते थे, मगर मैं सीधे चला गया था पिताजी के पास। उनकी शौक की जो खाने पीने कुछ चीज़ें थी जो गोरखपुर शहर में मिलता था, मुझे याद है मैं सब लेके गया था घर के लिए,
और उसको फिस्ट बनाया था, उस तरह से बहुत खुशियाँ मनाई थी। इस तरह से शुरुआत हुई थी। आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, हर पिता खुश होता है। हाँ, मेरे पिताजी बहुत चाहते थे मैं नौकरी बचाऊँ, इसलिए शायद मैं और मेकअप करने गया था, मेकअप करने की कोशिश करता था, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी। और जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, उनको ये एक प्रस्ताव मिला कि बेटे को ज्वाइन करा दो फैक्ट्री में, सीधे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे, जो अमूमन नहीं होता था जो कोई असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे ज्वाइन कर ले। पिताजी बहुत चाहते थे कि मैं ज्वाइन कर लूँ, मैं नहीं चाहता था कभी, और मैं उनको इस मामले में निराश भी किया। वो दुखी भी हुए थे, वो बहुत प्यार करते थे। तो फिर उन्होंने हमारी बात को मान ली और कह जाओ काम करो। और मुझे याद है 500 रुपये लेके मैं चला था, और वो 500 रुपये लेके मैं गोरखपुर शहर में ट्रक वाला काम शुरू किया था। और उसमें से पहले दिन की कमाई लेके पिताजी के पास ही गया था, और फिर उसको कुछ दिन आगे बढ़ाया और फिर और काम करने लगे। जब एक स्तर पे तो आपने पिता के साथ इतने जुड़े हुए हैं, माता के साथ इतने जुड़े हुए हैं, आज भी जब आप अपने पुराने दिनों की बात कर रहे हैं तो आपकी आंखों में एक भावुकता के डोरे लहर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कुछ दुख दिखाई दे रहा है शायद। क्या कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप अपने पिता के साथ बांटना चाहती थी? ये दुख मेरे रोज का है। मैं आज भी इस बात के दुखी हूँ। मैं जो कुछ कर सका उन्हें ना दिखा सका, और उनको बहुत अरमान होता था। मैं सुनता था, बड़ा बेटा रहा, कहते भी थे मेरा बेटा कुछ करेगा, अच्छा करेगा, मेरा बेटा है। ये चीज़ कतई एकदम पूरा नहीं हो सका, क्योंकि मेरे जीवन की सही मायने में शुरुआत ही उनकी मृत्यु के बाद हुई। और ये कष्ट, ये अफसोस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये भी कहूँ, शायद यही अफसोस है कि क्या है मैं नहीं जानता, कि हर महीने आज भी वो मेरे स्वप्न में आते हैं। तो वही लगता है कि अगर रहे होते तो उन्हें बहुत खुशी होती, और इस बात की कष्ट तो होता ही है। आज सुब्रत राय जी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों से ज़्यादा बड़ा उनका अकीदा है आज। और हमें अभी पता चला है कि हम एक छोटी सी उड़ान पर वो अपने साथ ले चल रहे हैं, साथ साथ हम ले चल रहे हैं आपको भी अपने साथ। तो आइए चलते हैं उनके हेलीकॉप्टर के पास। अभी हम इस समय सुब्रत राय सहारा जी के साथ उनके हेलीकॉप्टर के अंदर हैं। ये इनका पर्सनल हेलीकॉप्टर है और इसी से आसपास की सारी दुनिया तय करते हैं। आइए बात करते हैं सुब्रत राय सहारा जी से। सर, आज आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और छोटे पे शायद आपने बहुत ही एक 27 रुपये का जब आपको मिला था पहले दिन का पारिश्रमिक, तो आपको बड़ी खुशी मिली थी। आज ये हेलीकॉप्टर भी आपके पास है, आपको कैसा लगता है? हेलीकॉप्टर बैठने से आसमान थोड़ी छू लेता है कोई, मगर मैं कहूँगा कि 27 रुपये की जो वो खुशी थी वो शायद इससे थोड़े ज़्यादा रही है। ऐसा क्या कारण है? ये तो अनुभूति की बात है, इसको कहना बहुत मुश्किल है। शायद इसका कारण ये होगा कि वो आपकी पहली कमाई थी। शायद ये भी बात सही है, एक पुरुष के लिए बहुत अहम बात होती है। अच्छा, आप जब छोटे थे, एज में 18-19 साल के थे, उस समय कैसी उमंगें, कैसी तरंगे मन में हुआ करती थी? अच्छी बातें होती थी, घूमने फिरने का और मौज मस्ती का, आगे बढ़ने का। हर आदमी चाहता है उसको काफ़ी कुछ प्यार सम्मान मिले। खासकर मुझे प्यार पाने की आकांक्षा बहुत होती थी, प्यार करने की आकांक्षा बहुत होती थी। तो ये सब बातें मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब उमंगें और ये सब आकांक्षाएं बचपन से ही आदमी को रहता भी, मेरा भी था। क्या आपका कभी रोमांस हुआ था उस समय? हाँ, हुआ था ना, एकदम रोमांस हुआ था, और रोमांस करके ही मैंने शादी भी किया। और रोमांस बहुत प्यारी चीज़ है। आपका उस समय जब रोमांस हुआ तो आपने ऐसी क्या खास बातें देखी? किस एज में आपका रोमांस हुआ था? रोमांस तो बहुत पहले ही हो गया था। मेरी शादी हुई थी जब मेरा 27 वर्ष उम्र था, और दोस्ती हुई थी, रोमांस हुआ था उससे करीब 7-8 वर्ष पहले से ही। तो बहुत अच्छा लगा था, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक खुशी होती है, एक
एक्साइटमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो आप भी समझते होंगे। हम लोग अभी सहारा शहर के ऊपर से घूम रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको नीचे सहारा शहर पूरा दिखाई दे रहा है। सहारा शहर के बारे में और बात करते हैं सहारा श्री से। ये कितने एकड़ में बना हुआ है सहारा? करीब 300 एकड़ में है। 300 एकड़ में। ये सहारा शहर बनाने का आपके मन में कैसे विचार आया? ये बहुत आवश्यक चीज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है और परिवार को एकत्रित होकर विचार विमर्श करने के लिए हमें जगह चाहिए था। जैसे सहारा शहर में हम लोग यहाँ 2,500 से 3,000 लोगों का रहने की व्यवस्था है और करीब 5,000 लोगों का बैठकर विचार विमर्श करने के लिए ऑडिटोरियम हमने बनाया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पारिवारिक माहौल में सोच विचार के आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है, जो हम लोगों को निरंतर होता ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग इस टाइप के एक जगह को तैयार किए हैं। कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है? पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। मेरे पिताजी, घर के लोग बहुत प्रयास किए। मेरी बहन वगैरह तो काफ़ी पढ़ ली थी, मगर मैं पढ़ाई में काफ़ी कुछ तवज्जो नहीं दिया, कमज़ोर रह गया। ग्रेजुएशन नहीं पूरा कर पाया था। तब फिर उसके बाद डिप्लोमा किया मैं इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा करने के बाद क्या हुआ आगे? डिप्लोमा करने के बाद मैंने बताया भी था कि पिताजी चाहते थे कि नौकरी पेशे में चले जाऊं, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में पिताजी, चाचा जी सभी लोग नौकरी पेशे में ही रहे हैं। जब अगर कोई लड़का पढ़ कर के निकलता है, 22-23 साल आपकी मुश्किल से उम्र रही होगी इस समय, शायद उससे भी कम आपकी उम्र रही होगी। एक सपना होता है कि एक अच्छी नौकरी, और उस नौकरी को ठुकरा पाना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है। आपने उस इतनी बड़ी एक परसी थाली को ठुकराने वाली बात जो थी, क्या उस समय उससे पहले से था कि मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़ा काम करना है? बड़ा काम जरूर, बड़ा आदमी बनने की बात तो शायद नहीं रही होगी। अगर आपके अंदर इतना बड़ा सपना था कि नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ करके एक काम करने जा रहा हूँ, बड़ा कोई भी काम करने जा रहा हूँ, तो उसमें आपको प्रेरणा का ये कौन स्रोत था जिसने ये प्रेरणा दी कि नहीं भाई ये छोड़ दो और एक बड़ा काम कर सकते हो? ये एक आत्मविश्वास शायद हमारे आज के जो युवा पीढ़ी है जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। दरअसल मेरे साथ एक बात और रही कि मेरे साथ पढ़ाई लिखाई के समय दोस्ती यारी का सिलसिला बहुत मजबूत था, बहुत ज़्यादा था। मैं अपने कॉलेज में, हॉस्टल्स में जब भी रहा, मेरे बहुत दोस्त यार हुआ करते थे। उसमें कोई गरीब होते थे, कोई थोड़े ठीक ठाक होते थे। मुझे याद है मेरे कपड़े भी बहुत मेरे गरीब साथियाँ वो पहनते थे। और मुझे ये भी याद है कि एक बार एक मेरा कोट मेरा एक साथी साल भर पहनता रहा, उसकी ऐसी अवस्था नहीं थी जो कोट सिलवा सके। एक दिन मैं अपना ही कोट उसे फिर पहनने के लिए एक दिन के लिए लिया, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम दूसरे से कोट मांग के पहन रहे हो। तो शायद मैं समझता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैंने किया था, जब मैंने कॉलेज में मैंने अपने पढ़ाई लिखाई करा था गोरखपुर शहर में, तो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात मेरे पिताजी बहुत कहते थे कि देखो काम कोई छोटा नहीं होता है, काम करने के तौर तरीके में छोटापन या बड़ापन है। आप अपने काम को कितना सुंदर तरीके से कर सको, इस बात को मैं भी बहुत मानता रहा, माना, क्योंकि एक पॉपुलर सेइंग है कि आप किसी चौराहे को भी झाड़ू देते हो, ये काम झाड़ू देना छोटा नहीं है, मगर ये देखो दुनिया का सबसे बेहतरीन झाड़ू आप दे सको, सफाई आप कर सको, तब तो इसमें आपकी काबिलियत है। हम लोग इन बातों को लेके कॉलेज लाइफ में ही कुछ काम लेना शुरू कर दिए थे। जैसे शादियों के घरों में चले गए, पूरा जिम्मेदारी ले लिए, और उसके जो लोग पेमेंट भी करते थे, तो उसको हम लोग या तो थोड़ा खाने पीने में एंजॉय कर लेते थे, या जो थोड़े गरीब साथी होते थे उनको जरूर हम लोग मदद करते थे। ये चीज़ हम लोगों का बहुत एक ऐसा ग्रुप बन गया था
तो ये चीज़ हम लोग बहुत करते थे, क्योंकि बहुत से गरीब साथी जिनका फीस देने का भी मुश्किल हो जाता था, कभी उनकी और तकलीफ़ें हो जाती थी। तो इस प्रकार के हम लोग कुछ काफ़ी कामकाज करना शुरू किए थे कॉलेज लाइफ में ही। तो शायद मैं समझता हूँ एक अंदर से ये अवचेतन में रहा होगा कि एक सामूहिक के बड़े समूह का मतलब सामूहिकता के साथ जोड़ के चलने में ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा काम करने का। तो लगेगा जे अपने लिए भी जिया और तमाम लोगों के लिए भी जिया। फिर उसके बाद आपने एक ट्रक आपने वो ले ही रखा था, उससे सामान मैंने ले रखा था, मतलब उनसे ले रखा था, उनको शाम तक किराया दे देता था ना। अच्छा, ये सिलसिला कितने दिन तक चला? ज़्यादा दिन नहीं चला था। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने फिर कुछ पत्थर की सप्लाई का काम लिया बिहार में, और बनारस सिटी स्टेशन एक है, वहाँ से पत्थर की ढुलाई करवाते थे वागन्स में। अच्छा, पत्थर एक जगह से उठवा करके ओल्डस उसका सप्लाई किया। अच्छा, वो काफ़ी काम किया, काफ़ी लंबे अरसे तक। हाँ, करीब साल भर से ऊपर ही किया मेरे ख्याल से, और ठीक ठाक किया, उसको भी अच्छा लगा, अच्छा किया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये हमारे दर्शकों को आप बताएं, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके मन में तो बहुत बार आता है कि यार ये छोटा काम है, इसको कैसे कर लें। आप इतने छोटे लेवल से इतना छोटा काम भी करके इतने ऊपर तक पहुँचे हैं। जब वो छोटा काम आप करते थे कि ट्रक पे चला करके ले जाना या पत्थर ढुलवाना, कभी कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि यार ये छोटा काम है? कत्ते नहीं आती थी, एक मुहूर्त के लिए नहीं आती थी। मैं आपको बताऊं, मुझे वो दिन याद है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कहते हुए कि बनारस सिटी स्टेशन के पास एक मैं छोटा सा कोठी लिया था, और उस कोठी में तो सोने को बहुत मुश्किल होती थी, गर्मी बहुत थी। हम लोग जीटी रोड के बगल में जहाँ पत्थर गिरे होते थे वहाँ खटिया लगा के सो जाता था रात सड़क पे। हाँ, और पता नहीं कितने रात वहाँ पर सोया, और बहुत मज़ा आता था, अच्छा लगता था, जैसे अपने काम के साथ जुड़ के सो रहा हूँ। और फिर वागन पे दूसरे दिन सुबह लोड करवाना है, फिर बिहार जब पहुँचेगा वहाँ पर जाके उसको फिर नीचे गिरा कर उसको स्टैकिंग करके फिर पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है, फिर वो बोल्डर्स उठ के कैनाल में जाएगा, पिचिंग होगा, ये सारी चीज़ें एक सिलसिला बनता था, बहुत अच्छा लगता था। देखिए, मैं इस बात को बचपन से आज तक महसूस किया हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता है, किसी काम से कोई छोटा नहीं हो जाता है। छोटा तो होता है हमारे काम करने के तरीके पे। हम जिस काम को जितने सुंदर तरीके से, जितने बेहतर तरीके से उत्पादकता के साथ करते रहेंगे तो वही बेहतर से बेहतर काम कहलाएगा, उसी में सफलता है। मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा अपने नौजवान साथियों को कि जीवन में कभी भी किसी काम को कभी छोटा ना समझें। आज भी अगर मुझे किसी को पानी पिलाना हो, किसी को पानी पिलाना तो दूर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई हमारे घर आया है, हम लोग इस बात को मानते हैं जिस टेबल पे बैठना हो व्यक्ति नहीं है सामने, उसकी सफाई कर दूं, कमरे की सफाई कर दूं, तो इससे कोई छोटा थोड़ी हो जाता है भाई। जितनी सुंदरता से हम काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसी में हम बड़ा होंगे ना। अच्छा, ये पत्थर का काम करने के बाद फिर दूसरा काम क्या हुआ? फिर एक काम ऐसा हुआ था गोरखपुर में, मेरे एक दोस्त ने वो चांदी का जो व्यापार था, उसमें चांदी कितने प्योर है इसको लेके बड़ी परेशानी होती थी। तो ऐसी बातों बातों में कुछ ने कहा जिसका कुछ तौर तरीके हैं जो लोग टेस्ट करते हैं, मगर वो टेस्ट एकदम गलत साबित होता है और चांदी का व्यापार में लेन देन में बड़ी परेशानी होती है। मैं इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाकर केमिस्ट्री लैब में वहाँ के लड़कों के साथ जुड़कर 25-30 दिन कुछ उसको ढूंढने की, खोजने की, ईजाद करने की प्रयास करने लगा। प्रोफेसर्स की मदद ली और हम लोगों ने ईजाद किया, और फिर चांदी के एक छोटे से पीस को लेकर और टाइट्रेशन करके हम लोगों ने चांदी की प्योरिटी को 2 या 3 मिनट में निकालने की वो विधि को खोज लिया और वो काम शुरू कर दिया। बहुत अच्छा काम था। तो उस काम को मैं करता था और साथ ही साथ उस समय मेरी शादी भी हो गई थी। तो उस समय तक तो पत्नी भी मुझे साथ देती थी, क्योंकि वो खुद भी साइंस की स्टूडेंट थी, केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, तो उसने भी बहुत मदद की उस मामले में। तो ये एक अच्छा खासा हमारी कमाई का जरिया भी बन गया था।
और एक वो चांदी के उस व्यवसाय के लिए भी बहुत एक कारगर चीज़ बन गई थी वो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा प्रयास किया था कि अपने पाँव पे हम खड़े रहें और कुछ काम अच्छा करते रहें। तो इस प्रकार के कामकाज में जुड़े थे, तब तक पिताजी का देहांत भी हो गया। तो चूँकि पिताजी के पास सभी की आदतें थी कुछ अच्छी तरह से जीने का, तो वो पूरा भी करना था मुझे। पिताजी का आपको एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट था, तब तो उससे पहले आप इतनी चिंता नहीं कर रहे होंगे। मानी बात है कि जब पिताजी का देहांत हुआ तो अंदर से तो आप एक बार को तो हिल गए होंगे। पिताजी के देहांत के तुरंत बाद बहुत कठिनाई का दिन मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि पिताजी बहुत मस्त व्यक्ति थे। जो भी कमाते थे हम लोग पे खर्च करते थे, खुद भी खर्च करते थे, बहुत शौकीन भी थे खाने पीने का, खिलाने पिलाने का, घूमने फिरने का, हर चीज़ का। तो ऐसे हालत में क्या था कि पिताजी का जब देहांत हुआ तो दरअसल पिताजी कोई चीज़ को छोड़ के भी नहीं गए, और ये कहते भी थे हमेशा। ये उनकी बहुत अच्छी सोच थी। वो कहते थे मैं कभी बेटों के लिए कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, मगर जब तक जीवित रहूंगा बेटों के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई, कोई भी सुख सुविधा, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ के मामले में हम बहुत अच्छी तरह से सब उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मगर वो इस बात को मानते थे, जो मैं भी बहुत मानता हूँ, कि बच्चों के लिए हम अगर बहुत ज़्यादा धन दौलत घर बार बहुत छोड़ जाते हैं तो बच्चे का जीवन बहुत बेकार हो जाता है। उनको संघर्ष करने की बात रह नहीं जाती है, इच्छाएं नहीं रह जाती है, और वो एक बहुत मामूली साधारण और भोगी का जीवन जी के जीवन का जो सुंदर जो अनुभूति है प्रगति का, निरंतर प्रगति का, वो सब चीज़ से वंचित हो जाते हैं। तो पिताजी भी किए थे, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। असली संघर्ष कब शुरू हुआ कि पिताजी हैं नहीं, घर में समस्याएं सारी हैं, सबको अभ्यास है अच्छी तरीके से रहने का, और कमाने वाला सिर्फ एक आदमी है? चूँकि एक पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मेरे पास कोई ऐसा काम उस समय नहीं था जिसको मैं ये कह सकूं कि निरंतर हमें एक तरीके की कमाई की सुरक्षा प्रदान कर सकता था। तो उसी समय सहारा की शुरुआत हुई। सुब्रत राय सहारा जी के साथ इस एपिसोड में हमने बहुत सी यादें और बहुत सी बातें करी, लेकिन एक इतना बड़ा संसार हमारे सामने था जिसको अगर हम एक एपिसोड में समेटना चाहें तो शायद ये एक नाइंसाफ़ी होगी। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, बहुत सारी यादें हैं, और हमें ये देखना है कि एक आम आदमी शिखर तक कैसे पहुंचता है। बहुत बड़ा एक सबक है हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए, और ये एक ऐसा सबक होगा, एक ऐसा नुस्खा होगा, अगर हम इसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो हम में से कई, यकीन जानिए, कल को हो सकता है कि एक सुब्रत राय बन सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।